हाय एवरीवन। आज से ना एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आर्टिकल्स को समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इंडियन पॉलिटी अगर है देन प्लीज़ डोंट मिस दिस सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कवर करेंगे पार्ट वन में आते हैं आर्टिकल 1 to 4 एंड ये बहुत इजी पर बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आप चाहे इंडिया बोलो भारत बोलो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि दोनों वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं एंड आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको आपकी जो भी मर्ज़ी, आपको जो भी मन है, आपको जिसमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का है। अब इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, इंडिया किसी फेडरेशन से नहीं बना है, जैसे अमेरिकन फेडरेशन है। अब आप कहेंगे ये बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन हुए थे। हाँ, साइन हुए थे, प्रिंसली स्टेट्स से साइन करवाए थे, लेकिन अब उनके किसी भी स्टेट के पास इंडिया ने ये राइट नहीं दिया है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। एक बार आ गए देन देयर इज नो गोइंग बैक। आर्टिकल 1 टाइप एंड नेम ऑफ द पॉलिटी बताता है कि एक कंट्री का क्या नेम है एंड क्या टाइप की पॉलिटी वो अपनाने वाले हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्लियर करता है कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में क्लियरली स्पेसिफाइड हों। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड वो टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। अब ये तो पता चल गया कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया, क्योंकि एक बार अगर आप इंडिया में एज अ स्टेट ज्वाइन हो गए देन आपको राइट नहीं है कि आप अलग हो जाएं इंडिया से। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरो स्कोप है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में सारे इंडियन स्टेट्स कवर होते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर स्कोप है। उसमें यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड होती हैं और जो फ्यूचर में इंडिया टेरिटरीज एक्वायर करेगा वो भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 सिंपल है। पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो एडमिट या एस्टेब्लिश कर सकती हैं किसी भी स्टेट को। नेक्स्ट है आर्टिकल 2A। ये रिपील हो चुका है बट इसी की वजह से सिक्किम यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड हुआ और इस आर्टिकल को 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से रिमूव कर दिया था। अब आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में से किसी भी स्टेट को बना सकती है, जैसे हमारा न्यूली बॉर्न स्टेट तेलंगाना आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा या कम कर सकती है और पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। और फोर्थ है पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकती है। अब ये तो हुई पार्लियामेंट के पास पावर्स यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट से छेड़खानी करने की, बट दो स्पेशल कंडीशंस भी हैं। बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद आएगा। सेकंड, आप जिस स्टेट से छेड़खानी करने जा रहे हैं उस स्टेट की लेजिस्लेचर का व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 4 कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल सब्सटेंशियल सप्लीमेंटल मैटर्स। बहुत भयंकर हैवी इंग्लिश। लेकिन ये बोला गया है
कि लॉ में जो प्रोविजंस होंगे फॉर आर्टिकल 2 एंड 3 उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट के प्रोविजंस भी होंगे। सेकंड, ये बोला गया है कि नो सच लॉ अंडर दिस आर्टिकल शैल बी टेकन एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अगर पार्लियामेंट इस आर्टिकल के अंडर कोई भी लॉ बना दिए तो हम उसे आर्टिकल 368 के अंडर आने वाले अमेंडमेंट की नज़रों से नहीं देख सकते।